तो आज जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हम देखेंगे, है ना, बिल्कुल नीट और पॉइंट की वीडियो से, बोर्ड के पॉइंट की वीडियो समझेंगे इसको। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, तो पहले समझिए टेक्नोलॉजी क्या होती है। कोई भी प्रोसेस जो ह्यूमन के काम को, एफर्ट को कम कर रही हो, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी लिखा है डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ह्यूमन के लिए इस्तेमाल में जो ले जाने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि कार्ड ह्यूमन यूज में कर रहा है, ब्रेड का यूज कर रहा है, वाइन का यूज कर रहा है, तो ह्यूमन जिन प्रोडक्ट का यूज कर रहा है उनको लिविंग ऑर्गेनिम्स की मदद से बनाना। बायोलॉजी मतलब मींस लिविंग ऑर्गेनिम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिम्स की मदद से प्रोडक्ट का सिंथेसिस, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना, जो कि ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। इन दिस सेंस मेकिंग कार्ड, ब्रेड और वाइन। कार्ड जो होता है वो भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाता है, ब्रेड और वाइन। अब अपन जानते हैं कि कार्ड जो होता है वो एक बैक्टीरिया बनाता है, जिसे अपन कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अब वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हाउएवर इट इज यूज्ड इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस व्हिच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन ए लार्जर स्केल। अब लार्जर स्केल पर अचीव करने के लिए, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर अचीव करने के लिए, हम घर में थोड़ा बहुत कट बना रहे हैं तो वो तो एक मिनिमम स्केल पर हो गया है। पर यदि हम बात करें लार्ज स्केल पर, तो लार्ज स्केल पर हमको जो प्रोडक्ट बनाना है वो एफिशिएंट वे में बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू अचीव सेम ऑन लार्जर स्केल फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फर्दर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और भी प्रोसेस आती हैं, और आज जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज किया जाता है, उससे बायोटेक्नोलॉजी अपन कहते हैं। ठीक है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक ओल्ड पर्सपेक्टिव है और एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है। ओल्ड पर्सपेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी का कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, तो वह बायोटेक्नोलॉजी है। पर आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है, बोलो मॉडर्न पर्सपेक्टिव से जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो होती है कि रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल, या बोलो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, तो उसे अपन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर हो रहा है जो फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब अपन फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो वो हम आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर करा रहे हैं, नेचुरल कंडीशंस के अंदर नहीं करा रहे हैं, उसे अपन बोल रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिन कपल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का केस होता है उनको अपन ट्रीट करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, बोल दो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, ठीक है, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर और पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम जो है मेल का गैमीट लेते हैं डोनर से, और फीमेल गैमीट भी लिया जाता है। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर, लैब के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर, है ना, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, और उसके जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो टाइम के डिपेंडेंट होने पर, स्टेज डिपेंडेंट के हिसाब से यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। एक और है कि सिंथेसाइजिंग अ जीन। हरगोविंद खुराना ने जो टेक्निक बताई थी कि सिंथेसाइजिंग जीन, हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं जीन को, वो जो टेक्निक थी वो किसने दी थी, हरगोविंद खुराना ने दी थी। एंड यूजिंग इट डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। डीएनए वैक्सीन बनाना, हम हमारी जीन की, हमारा जो इंसुलिन बनता है, हमारे अंदर जो एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि पेंक्रियाज सीक्रेट करती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन है उसको हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं, एस्केरिया कोलाई के अंदर। आज जिन पेशेंट्स के अंदर या जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या बोलो जिन ह्यूमन बीइंग के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या उनके अंदर डायबिटीज डिसीज होती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए जब इंसुलिन बाहर से दिया जाता है तो वो इंसुलिन जो है वो एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। ठीक है,
और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, और एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए यानी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की इस्तेमाल एप्लीकेशन है, हमको ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया है ना, डिफेक्टिव जीन को ट्रैक करने का डायग्नोसिस होगा डिसीज का, ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है आज, ठीक है बिल्कुल। यदि अब हम बात करें, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकॉम्प्रेसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर व्यू। वही बात है कि एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव था और आज एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाता है, ठीक है। अब ये भी जो है वो ट्रेडिशनल जो बायोटेक्नोलॉजी है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कोरिलेट करती है, साथ साथ कोरिलेट करती है, उनके अंदर रिलेशन बताती है। डेफिनेशन के बाय ये भी फॉलो, ये हमको याद रखना है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिक सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कहने का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन कर रहा है किसका, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिक का। नेचुरल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस है कि डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस, ये नेचुरल साइंस है। नेचुरल क्यों बोला, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप हो रही है, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, या बोल दो डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरल कंडीशंस के अंदर देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पार्ट देयर ऑफ और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के अंदर अपन पढ़ चुके हैं डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करना, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो यदि हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो अमंग मेनी टू को टेक्निक दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दो टेक्निक या बोल लो बायोटेक्नोलॉजी को हमने क्लासीफाई कर दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज करना, केमिस्ट्री मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज करना, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना ही तो केमिस्ट्री है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज करके, उसकी केमिस्ट्री चेंज करके यदि जेनेटिक इंजीनियर के अपन कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट कहेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी के जो दो हिस्से हैं, तो पहले उसमें है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है कौन सा, डीएनए और आरएनए, हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए और आरएनए जो प्रेजेंट है ना, ठीक है, उसी डीएनए और आरएनए को अल्टर करके, उसको चेंज करके हम है जो है प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, वो आगे देखेंगे अभी, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या होगा, तुम जब किसी डीएनए का प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर चेंज करोगे या डीएनए का कोई पार्ट लोगे, ठीक है, तो उसका जीन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जीनोटाइप के चेंज होने के कारण फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए लगा है टू इंट्रोड्यूस डीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। का फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा टारगेट है ईकोलाई बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन का सिंथेसिस कराना, ठीक है। अब ईकोलाई बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन का सिंथेसिस कराना है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी एक लिविंग सेल लेंगे, ठीक है, उसमें से हमारा डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद डीएनए का बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा और डीएनए का वह फ्रेगमेंट चुनेंगे जिसके ऊपर इंसुलिन की जीन मौजूद होगी, और जिस जिस पार्ट ऑफ डीएनए के ऊपर जीन मौजूद होगी इंसुलिन की, उस डीएनए को अपन ट्रांसफर करेंगे या उस जीन को अपन ट्रांसफर करेंगे एक किसी वेक्टर की मदद से, किसके अंदर, ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो हम इस ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमारा डीएनए या बोल दो हमारा जीन डालेंगे, ठीक है, और उसे वहां पर एक्सप्रेस भी कराएंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस है कहाँ से कहाँ तक कि एक्सट्रैक्शन डीएनए का हमारी लिविंग सेल से निकालना, उसे जीन के अंदर, उसी जीन को ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालना, यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट। लेकिन अब उस जीन को ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालने के बाद या बोल दो ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने के बाद
अब उससे प्रोटीन बनाना, प्रोटीन यानी कि इंसुलिन बनाना, इंसुलिन का फॉर्मेशन करना। तो यदि हमको इंसुलिन बनाना है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, तो हम तो एक तो हमारे को क्या काम करना होगा कि हमारा जो लिविंग जीन है, हमारा जो जीन है उसको ट्रांसफर करना होगा ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, पहली बात वो जो काम है वो वो जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और अब जो हमने जीन डाली है किसके अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, उसको एक्सप्रेशन कराना उसका। और उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी होता है, उसका एक्सप्रेशन करने के लिए उसका रेप्लिकेशन। ठीक है, और लार्ज स्केल के अंदर उसका रेप्लिकेशन कराने के साथ साथ डिवीजन भी कराना, उसी को अपन क्या कहेंगे, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियर। कि जो आपने प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन है उसको ये करना है तो उसे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का लिया जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री। अब क्या है कि जब हम हमारा जीन ट्रांसफर करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बोल लो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने ट्रांसफर किया हमारा जीन। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब हमने हमारा जीन ट्रांसफर किया तो हमारे जीन को वहाँ पर रेप्लिकेट भी कराना है। ठीक है, उसका वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी कराना है, ट्रांसलेशन भी कराना है, तभी तो हमारा प्रोटीन बनेगा, तभी तो इंसुलिन बनेगा। बिल्कुल, तो उस इंसुलिन बनाने के लिए हमारे को वहाँ पर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, या हम जिस कल्चर मीडियम में एस्केरियाई कोलाई को ग्रो करा रहे हैं, जिस मीडियम के अंदर हम एस्केरियाई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, या बोल दो कल्चर मीडियम की डेफिशिएंसी ना हो, तो हम जो जो अनयूजुअल माइक्रोब उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं उनको रिमूव करना है या उनको ग्रो नहीं करने देना, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड। अब डिजायर्ड माइक्रोब कौन है हमारे केस में? यदि हम डिजायर्ड माइक्रोब की बात करें तो वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। यानी जो कल्चर मीडियम के अंदर हम जिस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करा रहे हैं तो उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया के अलावा कोई बैक्टीरिया अलग, कोई अलग बैक्टीरिया अलग फंगस ग्रो ना कर पाए, उसके लिए बात कर रहे हैं हम। लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, लार्ज क्वांटिटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम। अब उससे आप एंटीबायोटिक का सिंथेसिस कर सकते हो, वैक्सीन बना सकते हो, या एंजाइम जैसे कि अपन बना रहे थे कौन, इंसुलिन। तो उसी प्रकार से वैक्सीन भी बनाई जाती है, उसी प्रकार से एंटीबायोटिक बनाई जाती है जैसे इंसुलिन बनाया जाता है। और उसके अंदर किया क्या जाता है, हमारे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, हमारे डीएनए के अंदर जो जीन है उसके पास इंफॉर्मेशन है किसकी बनाने की, इंसुलिन बनाने के लिए। तो इंसुलिन से जब हमारे को हमारे आरएनए से एमआरएनए से जब हम हमारा जीन प्रोटीन बनाएंगे तो जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन के दौरान इंसुलिन बनता है। अब उसी आरएनए को नहीं तो हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, तो हम डीएनए का वह पार्ट लेते हैं जिस पर वह जीन प्रेजेंट होती है और उस जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट कराते हैं। ठीक है, और ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो जीन डीएनए का निकालना, डीएनए का तोड़ना, डीएनए को ब्रेक डाउन करना फ्रेगमेंट में, उसका जीन निकालना और उसके जीन को मॉडिफाई करना, ट्रांसफर करना, ये सब जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर पार्ट आता है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे हम हमारी जो जीन का डाली है उसको एक्सप्रेस करा रहे हैं, वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब हम देखते हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ प्रिंसिपल देखेंगे कंसेप्चुअल। ठीक है, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेजियस होता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले। यदि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन कम आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रोसेस चलती हैं जैसे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और या जो हमारा जो डिसइंटीग्रेशन होता है है ना, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि दो पेरेंट जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पेरेंट जो कि सेक्सुअली मेल पेरेंट और जो फीमेल पेरेंट के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनके जो गैमीट्स मिलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन पे जब जाइगोट बनता है, ठीक है, तो जब गैमीट बन रहे थे तो पेरेंट के जो कैरेक्टर थे और फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट के जो कैरेक्टर होते हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस से होता है, और मियोसिस में क्या होता है, एक प्रोसेस चलता है क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण क्या होता है, जो क्रोमोसोम के अंदर जीन जो होता है, जीन का जो जीन बदल जाती है बहुत सारी, तो जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी जो है सर्वाइव करने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक पॉन्ड है या बोल दो तालाब है, ठीक है, तो किसी पॉन्ड या तालाब के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, उनका फेवरेबल टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब एक का 40, कुछ बैक्टीरिया जिनका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कुछ का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा मान लो। तो अब क्या होगा कि जब मान लो यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाने पर क्या होगा, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण कुछ ना कुछ जीन म्यूटेट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ इवॉल्व कर जाएंगे। उसी इवोल्यूशन को जो कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कर जान, की इवॉल्व कर जान, कुछ अडॉप्ट कर जाते हैं। वो अडॉप्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड कर देता है। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी, वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। यानी ऑर्गेनिज्म जो है और पॉपुलेशन के लिए वो घातक भी हो सकता है और फायदेमंद भी हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है, ठीक है। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल ऑर्गेनिक पॉपुलेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब होता क्या है देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसके अंदर प्रिजर्वेशन देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का जो है हमारे को प्रिजर्वेशन देखने को मिलता है। उस थोड़ा हो गया था, ठीक है। तो द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीवर द जेनेटिक, हम क्या कह रहे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है। मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं चेंज होता। जैसे कि आप देख लो बाइनरी फिजन, उसके अंदर, या बोल दो एमाइटोसिस के अंदर, या बोल दो बडिंग के अंदर, है ना, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ये सच रहता है, ठीक है ना। वाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आ जाते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लेड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन के साथ साथ। सुनो अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एडवांस, बायोटेक्नोलॉजी का फायदा बताया गया है। जो पुराने जो हाइब्रिडाइजेशन चलता आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है समझो, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम कि दो प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है जिनके अंदर फेवरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। मीन्स कोई भी दो प्लांट हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी दो प्लांट हैं, ठीक है। अब हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर हों। मतलब एक ऐसा क्रॉप है जो कि जिसका सीजनल वेरिएशन सही है क्लाइमेट के हिसाब से, किसी कंट्री के हिसाब से, किसी कंट्री के क्लाइमेट के हिसाब से उसका सीजनल वेरिएशन सही है। कोई प्लांट है जिसका सीड का साइज सही है, और कोई प्लांट है जिसका पानी का रिक्वायरमेंट या वाटर का रिक्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल होता है। अब इन तीनों के कैरेक्टर को हमको एक क्रॉप के अंदर यदि चाहिए तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। कैसे, पहले किसी दो का हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या है अपन, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक प्लांट का पोलन ग्रेन लेंगे, उसे दूसरे प्लांट सेम प्लांट के अंदर जिसके अंदर स्ट्रेन लगा हुआ हो सकता है उसके साथ क्रॉस कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो उससे जो और ये जो क्रॉस कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, या बोल लो कोई भी दो एनिमल्स के अंदर क्रॉस कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ये नेचुरल नहीं होता, ये आर्टिफिशियली कराया जाता है। नेचुरल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता, ये आर्टिफिशियली कराया जाता है। और इसी से हमारे हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होते हैं, हाइब्रिड सीड जो प्रोड्यूस कराए जाते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो प्रोड्यूस होती हैं या जो लार्ज स्केल पर आजकल फार्मर यूज करते हैं वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसी का लिख दिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक ऑल सेक्सुअल ट्रेडिशनल आईवीआई प्रोसेस आर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लेड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन हो जाता है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो क्या है कि आज की जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है उसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर यदि रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो वही बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेट डीएनए का बनाना, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, इनको अभी अपन समझने वाले हैं, ठीक है। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूस अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट। कहने का मतलब क्या है, देखो जब अपन क्रॉस करा रहे थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, ठीक है,
तो उसके क्रॉस कराने पर, इंटरब्रीड कराने पर दोनों प्लांट्स का या दोनों स्पीसीज का, मतलब दोनों स्पीसीज नहीं, मतलब दोनों क्रॉप का जो, दोनों क्रॉप का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल नई क्रॉप के अंदर जा रहा था, ठीक है, या बोल दो नई जो स्ट्रेन है उसके अंदर जा रहा था, नई स्ट्रेन के अंदर जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया है, तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमको यदि इंसुलिन बनाना है, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम यदि इंसुलिन बनाना है तो हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की जीन का ट्रांसफ़र करना है हमारे ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के जो है, ह्यूमन का डीएनए है, अब डीएनए के अंदर तो बहुत सारे जीन्स हैं, अब बहुत सारे जीन्स का ट्रांसफ़र करना जरूरी नहीं है, या पूरे डीएनए का ट्रांसफ़र करना भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ सिर्फ डी वह जीन का ट्रांसफ़र करिए जिसके ऊपर इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन है, या बोल दो इंसुलिन की जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उससे हम बना सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगला लिखा है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोरियनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि एक जीन ली हमने इंसुलिन की, ठीक है, और उसी इंसुलिन की जीन को जब हमने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कराया गया, तो वह जीन जो है ना खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकती, ठीक है, वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकती किसके अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। और यदि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकती या खुद से एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करते हैं। क्या करते हैं, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर्स क्या होती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, या कोई भी थिंग जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, उसे वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि डिसीजेज के केस में अपन, है ना, तो हमारा जो क्यूलेक्स है वो क्या है, वेक्टर है जो डिसीज कर रहा है, मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर कर रहा है ना, पैथोजेनोजेंस का जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या होती हैं, वो वेक्टर्स होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसे ट्रांसफर करते। तो वही बात है कि ह्यूमन के जीन को इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करने के लिए एक हम एक्स्ट्रा मीडियम लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर की सहायता से जीन को हम वेक्टर पे अटैच करते हैं और वेक्टर को इंसर्ट करा जाता है इंसुलिन के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो वही है, रेसिपिएंट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन पीस ऑफ डीएनए का मतलब है जो पीस ऑफ डीएनए जो हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है, हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि यदि आपको उसके अंदर एक्सप्रेस कराना है तो उसके अंदर आपको उसके क्रोमोसोम के साथ उसे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। कॉल द origin of replication which is responsible for the initiating replication. Therefore, for the multiplication of any alien species of DNA, it need to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. मतलब ये है कि जिस वेक्टर पर आप जीन को इंसर्ट कर रहे हो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक स्पेशल प्रकार के वेक्टर जो होते हैं वो एक डीएनए ही होती हैं, या बोल लो एक प्लाज्मिड होती हैं। अब एक प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं उनके अंदर दो डीएनए मिलते हैं। एक तो डीएनए जो होता है वो मेन जीनोमिक डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम आता है, पर एक जीनोमिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जो होता है प्लाज्मिड जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। हम प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा प्लाज्मिड यूज करना है हमको जिसके अंदर ORI हो। ORI क्या होता है, ORI अपने पढ़ा था, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। क्या कि ORI वह साइट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और यदि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है तो ORI की नेसेसरी पड़ेगी, ORI की नीड पड़ेगी। इसलिए हम ORI होना ही चाहिए किसी ना किसी वेक्टर में, प्रत्येक वेक्टर के अंदर ORI होना ही चाहिए, which is responsible for initiating DNA replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence, ठीक है, known as origin of race. Thus, an alien DNA is linked with the origin of race so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning. इसे हम cloning भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। cloning किसे कहते हैं, तो होस्ट के डीएनए को
है ना, होस्ट के जो डीएनए है उसे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्लेन कराना, ध्यान रखें, सेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कराना, उसी को अपन बोलते हैं। तो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, अब दोबारा देखो, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल पहली बार कब बनाया गया? पहले समझो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या है। डीएनए मॉलिक्यूल होता है डीएनए मॉलिक्यूल को अल्टर कर देना, या डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कोई नई जीन इंसर्ट कर देना, या कोई जीन को रिमूव कर देना, उसी को अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, कोई भी डीएनए, नॉर्मल डीएनए के अंदर से जब जीन को वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, कोई भी वेक्टर यानी प्लाज्मिड, सपोज अब प्लाज्मिड है, तो एक प्लाज्मिड के अंदर जब जीन को इंसर्ट किया जाता है तो उसी प्लाज्मिड को अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid। मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे ऑफर करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक को सब्सटेंस होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं, है ना। तो कोई भी जैसे पेनिसिलिन है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो फंगस या किसी बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, है ना, वो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रही है, तो उसी को अपन ने क्या बोला? एंटीबायोटिक बोला। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है वो ऑर्गेनिज्म, जो पेनिसिलिन जो होती है, ठीक है ना, हाँ, तो पेनिसिलिन जो होती है वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसे रिटार्ड कर देती है। तो यदि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक कोई भी सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या बोल दो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, और ये प्रोड्यूस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ये नहीं, प्रोड्यूस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि पहली पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई। ठीक है, अब वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? एक कंपाउंड है बस। यदि तुम किसी बैक्टीरिया को पेनिसिलिन के अंदर, कल्चर के अंदर ग्रो कराओगे, तो वह बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रो रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है, उन्हीं को अपन एंटीबायोटिक, अपन जो एंटीबायोटिक का रेगुलर बेसिस पे यूज भी करते हैं। ठीक है, लिंकिंग a gene encoding antibiotic with a native plasmid autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। अब अपन ने प्लाज्मिड का ये इस्तेमाल करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या रीजन है वो? कि प्लाज्मिड जो है वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। अब क्यों हमारी जीन क्यों रेप्लिकेट नहीं कर सकती? क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए एक ORI चाहिए होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब तुमने डीएनए के अंदर से जीन निकाल दिया तो उसके साथ ORI तो आया ही नहीं ना। प्लाज्मिड के अंदर ऑलरेडी ORI प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इनफैक्ट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी का प्लाज्मिड, जैसे इकोलाई का कोई प्लाज्मिड है, ठीक है, उसका प्लाज्मिड हम दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके उसके अंदर भी उसे रेप्लिकेट करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम फायदा उठाएंगे इसी बात का फायदा उठाते हैं कि हमारी जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच करके उसके अंदर डाल देते हैं। अब प्लाज्मिड जो है खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, तो वो साथ के साथ हमारी जीन को भी रेप्लिकेट करा देगा या एक्सप्रेस करा देगा होस्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए? हाँ, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम स्टैनली कोवन एंड हर्बर्ट बोयर अकॉम्प्लिशेस दिस इन 1972। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1972। ठीक है, तो स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular shear और restriction enzyme। पहले समझो क्या होते हैं restriction enzyme। कुछ ऐसे एंजाइम्स होती हैं जो कि बाहर से आए हुए पैथोजन या बाहर से आए हुए ऑर्गेनिम्स को की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अभी कैसे मिले? देखो क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो कोई बैक्टीरिया के अंदर जब एक वायरस अटैक करता है, सपोज अ बैक्टीरियोफेज, कोई बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के अंदर अटैक करता है, ठीक है, तो वह बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को, है ना,
उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। अब उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर, क्या बैक्टीरिया क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा और बैक्टीरिया को किल भी करेगा। कैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जाकर वो बैक्टीरिया की प्रोटीन मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब वो प्रोटीन का मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा तो अपने जैसे और कॉपी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है और उसका जेनेटिक मटेरियल खुद से रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर, बिल्कुल। तो वो प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए बैक्टीरिया ने एक तरीका अपनाया है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बाहर से आए हुए जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे ग्रोथ नहीं होने देते। उन्हीं को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है? वह एंजाइम जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बाहर से आए हुए जेनेटिक मटेरियल को, इन्फेक्टिव जेनेटिक मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट नहीं करने या रेस्ट्रिक्ट काट देते हैं। मतलब जो बाहर से जेनेटिक मटेरियल आया है उसे काट देंगे वहीं से, तो वो है ना रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, उसकी यूआरआई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कि जो बाहर से आया है जेनेटिक मटेरियल उसे कट कर देंगे तो वह रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा और वो उसे बैक्टीरिया का कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, ठीक है। यही होता है रेस्ट्रिक्शन। अब वो कुछ प्रकार से कर सकता है, या तो सामने वाले के अंदर कुछ जोड़ दे या एक्सचेंज कर दे या चेंज कर दे, मतलब ग्रोथ नहीं करने देगा उसका, ठीक है। अब इसी का उन्होंने कहा था कि कोहन और बोयर ने क्या किया था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोहन और बोयर ने क्या किया, उसी का उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने जो कोहन और बोयर की बात कही ना, उसी के बेस पे बात कही है। उन्होंने जो कोहन और बोयर की जो बात कही वो इसी के बेसिस पे बात थी। कोहन और बोयर की जो बात थी वो इसी की बेसिस पे बात थी कि द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल। जो डीएनए का कटिंग है ना वो पॉसिबल हो पाया, जो डीएनए का कटिंग है वो पॉसिबल हो पाया। क्यों पॉसिबल हो जा पाया डीएनए का कटिंग? वही लिखा है कि मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड ऑफ डीएनए एंड दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। यही प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं वो वेक्टर की तरह काम आते हैं। किसकी तरह काम आते हैं? वेक्टर की तरह काम आते हैं, ठीक है। हाँ, वेक्टर की तरह काम आते हैं, हाँ। ठीक है। अब आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, वो देखो। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंकेड विद द प्लाज्मिड डीएनए। जो हमने डीएनए का टुकड़ा काटा है, कहाँ से काटा है? हमारे डीएनए का टुकड़ा जो काटा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, ठीक है। उसे फिर हम प्लाज्मिड से अटैच करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए यदि हम डायरेक्ट डाल देंगे होस्ट के अंदर यदि हम हमारा डीएनए डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा होस्ट के ऑर्गेनिक के अंदर। तो हम उसके अंदर ऐसे वेक्टर से अटैच करती हैं या बोल दो प्लाज्मिड के साथ अटैच करती हैं जिसके पास खुद की ओआरआई होती है, और वो ओआरआई ही तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वही तो रेप्लिकेशन कराने का काम करती है। प्लाज्मिड के पास कैपेसिटी होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रेप्लिकेट करने की, ठीक है। तो उसी को अपन क्या करेंगे, अपनी जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, बिल्कुल वो रेप्लिकेट कर जाएगा। These plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it. You probably know that mosquito act as insect vector to transfer the genetic material parasite into human body. ऐसा कि अपन जानते हैं, उसने जो लिख रखा है कि जो इंसेक्ट वेक्टर होता है अपन जानते हैं। अब देखो मलेरिया है, मलेरिया कौन करेगा? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स करेगा, ठीक है। अब मलेरिया को प्लाज्मोडियम बाइवेक्स करेगा, ठीक है। अब जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है ना वो तो हमारे खून के अंदर प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो है वो तो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो हमारे ब्लड से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ब्लड के अंदर मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर कैसे फैलता है मलेरिया वो भी समझते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ह्यूमन मान लो और दूसरा ह्यूमन है, ठीक है। हाँ, तो अब जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है वो तो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे ब्लड के अंदर मलेरिया कॉज कर रहा होता है, ठीक है। अब वो मलेरिया कॉज कर रहा होता है, अब क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है, जब इंसेक्ट हमारे को काटता है या बोल दे इंसेक्ट हमारे को काटता है, तब वो क्या करता है, हमारे जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हैं तो वो हमारे ब्लड को सक करता है। तो जब हमारे ब्लड को सक करता है ना, कौन? इंसेक्ट। तो जब हमारे इंसेक्ट ब्लड को सक करता है तो उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स भी चले जाते हैं। और जब वह दूसरे ऑर्गेनिज्म को जाकर बाइट करता है, तो जब वह दूसरे ऑर्गेनिज्म को जाके बाइट करता है या दूसरे ह्यूमन बीइंग को जाके बाइट करता है
तब उसके ब्लड के अंदर वो उसी को मिक्स कर देता है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहुंच जाता है। इस प्रकार उसने एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ट्रांसफर कर दिया, यानी पैथोजन का ट्रांसफर कर दिया। तो यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, इसलिए अपन उसे वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वेक्टर यहाँ पर है कि एक जीन का, किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, वही काम क्या होता है, वेक्टर का होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो you probably know that mosquito act as an insect vector to the transfer material parasite into human body. In the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien मतलब भारी डीएनए, तो एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, इकोलाई, और हमारा जो जीन है इंसुलिन का वो क्या है हमारा, है ना, उसको हम अटैच करेंगे वेक्टर के ऊपर, ठीक है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो हमारी जीन है इंसुलिन की और हमारा जो प्लाज्मिड लाए हैं हम ईकोलाई का, तो ईकोलाई के अंदर ईकोलाई का जो प्लाज्मिड है उसके अंदर हम हमारी जीन को ऐड कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को कट करेंगे और कट करने के बाद हमारी जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देंगे, लेकिन उनको जोड़ना भी तो पड़ेगा। वो जो जोड़ने का काम है, या बोल दो तुम एक काम समझ लो, फेविकॉल जैसा जो काम है वही कर देता है, मतलब जोड़ देता है उन दोनों मॉलिक्यूल को, अपनी जीन को प्लाज्मिड के अंदर जोड़ने का काम करता है। कौन, डीएनए लाइगेज, वो एंजाइम है, वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब अपन बात करते हैं विच कट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर। अब देखो क्या कह रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन क्यों बोला, देखो पहले जो जीन थी वो हमारी थी, और जो प्लाज्मिड था उसका भी कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, उसका भी कुछ जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, और हमारी जीन थी। अब हमने जीन को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो अब जो नया जो प्लाज्मिड बना है सर्कुलर ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों बोला, क्योंकि प्लाज्मिड के पास वो आरआई होती है, प्लाज्मिड के पास वो आरआई होती है, वो प्लाज्मिड खुद से सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, ठीक है, तो वो बन जाएगा, ठीक है। हाँ, दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटिंग इन विट्रो एंड इज नोन एज, उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, किसी एक्सटर्नल फॉरेन जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर उसे अटैच कर डीएनए लाइगेज की मदद से जो नया डीएनए बनता है उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA and DNA polymerase enzyme and make multiple copies. The ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. मतलब समझो, अब अपन ने जो प्लाज्मिड बनाया था, या बोल दो प्लाज्मिड तो छोड़ो, प्लाज्मिड के अंदर तो हमने इंसर्ट कर दिया जीन को, तो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करने के बाद जीन को जो नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन एस्केरियाई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे। और जब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेट भी करेगा। क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मिड है उसके पास तो ओ आर आई है, और ओ आर आई है तो प्लाज्मिड तो रेप्लिकेट करेगा, और प्लाज्मिड जैसे ही रेप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ जो हमने जीन डाली है वो भी रेप्लिकेट कर जाएगी। हमारी जो जीन है वो भी, इंसुलिन की जो जीन है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट कर जाएगी प्लाज्मिड के साथ साथ, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इट कोड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, जो प्लाज्मिड का डीएनए पॉलीमरेज है उसकी मदद से हमारी जीन भी रेप्लिकेट कर जाएगी एंड मेक मल्टीपल कॉपी द एबिलिटी ऑफ, और ना होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल कॉपी बना देना अपनी जीन की प्लाज्मिड की मदद से, उसी को अपन कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या होता है, कॉपीइंग, मतलब कॉपी बना रहा है एक जैसी, जैसे हमारी जीन थी इंसुलिन की तो उसकी बहुत सारी कॉपी बना दी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी बैक्टीरिया के अंदर, उसी को हम कहते हैं क्लोनिंग। You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism, ठीक है। तो हमें बता सकते हैं कि किसी भी जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे को 3 स्टेप करनी पड़ेंगी। यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि प्रोडक्ट बनाना है तो 3 स्टेप, या मान लो इनके 3 स्टेप ओवरऑल दिख रहा है, ओवरव्यू। तो देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इंसुलिन बनाना ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन कब बनेगा,
ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जब बनेगा जब उसके अंदर mRNA होगा, ठीक है, ई कोलाई का वो इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है उसका mRNA होगा। अब वो mRNA कहाँ से आएगा, वो डीएनए से आएगा, यानी जीन से आएगा, ठीक है। अब वो जीन कैसे ले जाएंगे अपन, वो जीन है, वो जीन कहाँ से ले जाएंगे, वो जीन हम लाएंगे जीन को, है ना, प्लाज्मिड के साथ अटैच कर कर, ठीक है। अब वो प्लाज्मिड और उन दोनों को अटैच करेंगे, प्लाज्मिड और हमारी जीन को अटैच करेंगे, ठीक है, डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है। अब और पीछे चलो कि उनको काटा कैसे, जो प्लाज्मिड है उसे काटा कैसे, तो जो प्लाज्मिड को काटने का काम है ना वो हम करते हैं, मतलब हम प्लाज्मिड को काटने का काम जो करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से करते हैं, ठीक है। अब वो प्लाज्मिड को तो निकाल लिया आपने, पर अपना डीएनए निकाला कैसे, वो है ना बात, तो कि हमारा जो डीएनए है वो हमारी सेल से कैसे निकाला, वो भी एक मेन बात है कि हमारे सेल से डीएनए को कैसे निकाला, तो उसकी भी प्रोसेस है। फिर हमारी सेल से डीएनए को निकालने के बाद उसे इंसर्ट किया, तो वही लिखा है पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, पहले वह जीन पता करो जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी यदि आपको इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन की जीन कहाँ प्रेजेंट है, जो ये पूरा डीएनए इतना बड़ा डीएनए उसके ऊपर इंसुलिन की जीन कहाँ प्रेजेंट है, उस इंसुलिन की जीन को अलग करो डीएनए से। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो आपने जीन मान लो निकाली, ह्यूमन की सेल से जो जीन निकाली है आपने इंसुलिन की, अब आपको उसे ट्रांसफर करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि हमको प्रोडक्ट बनाना है इंसुलिन, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है कि पहले आप प्लाज्मिड लाइए, प्लाज्मिड को कट करिए, उसके अंदर जीन को अटैच करिए, फिर उस प्लाज्मिड का ट्रांसफर करिए, उसका सिलेक्शन भी करिए, सेपरेट भी करिए, अन्य है ना, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट भी करिए, ठीक है ना, है ना। तो वही बात है। अगला देखो, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब जो इंट्रोड्यूस डीएनए डाला है हमने, डीएनए जो डाला है होस्ट ऑर्गेनिज्म, मान लो पहुंच गया, रेप्लिकेट भी कर गया, पर उसे अगले होस्ट ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एक ईकोलाई बैक्टीरिया कितना प्रोटीन बना पाएगा, ये एक ईकोलाई बैक्टीरिया जो है कितना इंसुलिन बनाएगा, तो हमको बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करने पड़ेंगे कल्चर मीडियम के अंदर, बहुत सारी ईकोलाई बैक्टीरिया ग्रो करने पड़ेंगे कल्चर मीडियम के अंदर, ताकि हम लार्ज स्केल पर बना सकें प्रोडक्ट को, या बोल दो इंसुलिन को, ठीक है। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं। टूल्स बोल दो या फिर हथियार बोल दो, हथियार क्या हैं, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरेन डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव की टूल्स, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and the host organism. Let us try to understand some of these in detail के अंदर समझेंगे, वही बात है, ठीक है। तो पहले अपन देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती हैं। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा अपने को, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती हैं वो समझो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वह एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को किसी स्पेसिफिक पोजीशन से काटने का काम करते हैं। हमारा ह्यूमन का डीएनए है, मुझे इंसुलिन की जीन को उससे अलग करना है, तो मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूँगा जो कि काटे डीएनए को, तो जो डीएनए को टुकड़ों में तोड़ दे वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है ना। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ, वही बात आ गई कि एस्केरियाई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम थे। क्या देखा गया कि एस्केरियाई कोलाई बैक्टीरिया था, और जब बैक्टीरिया फेज ने एस्केरियाई कोलाई बैक्टीरिया बोल दो ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जब अटैक किया, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी एंजाइम पाए गए जिन एंजाइम की मदद से वो बैक्टीरियो फेज की ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा था। वही एंजाइम थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये क्या करते थे, ये या तो कुछ जोड़ देते होते उसके अंदर, कुछ डिलीट कर देते थे, या उसे काट के नष्ट कर देते थे, जिसके कारण वह उसकी प्रोटीन नहीं बना पाता था जो कि उसे रिस्पॉन्सिबल करते थे लिविंग रहने की अंदर, ठीक है ना। वही बात है। तो इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरियाई कोलाई वर आइसोलेट किए गए, ठीक है। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। देखो मैंने बोला ना कि या तो कुछ ऐड कर देगा सामने वाले डीएनए में, सामने वाले डीएनए में कुछ ऐड कर दिया, या बोल दो उसकी ओआरआई पे कुछ ऐड कर दिया, तो उसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था डीएनए के अंदर। ये ध्यान रखना, कौन सा ग्रुप ऐड करता था, मिथाइल ग्रुप। तो एस्केरियाई कोलाई या बोलो ई कोलाई बैक्टीरिया
बैक्टीरियोफेज के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था, जिसके कारण बैक्टीरियोफेज ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वाइल द अदर कट द डीएनए द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो बाद में था ना उसको अपन ने बोल दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है बिल्कुल। अब देखो एंडोन्यूक्लियस शब्द आ गया, समझो अब बात को। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अब समझो अंतर क्या है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो जो अंदर से काटे एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर से काटे एक्सोन्यूक्लियस, बस इतना ही समझना है, ठीक है। द फर्स्ट restriction endonuclease and second whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later, ठीक है ना। 5 साल बाद इसे कैरेक्टराइज करा गया, मतलब पता तो था कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पर निकाला इसे 5 साल बाद गया, ठीक है ना। तो एक पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड सेकंड, जिसकी डिस्कवरी हुई। तो पहला जो डिस्कवर्ड था वो था हमारा हिंड सेकंड, ठीक है। वूज फंक्शन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर। अब सुनो, अब मान लो कि एंडोन्यूक्लियस काटेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा, मान लिया कि डीएनए को काटेगा, पर कहाँ से काटेगा। डीएनए तो बहुत लंबा है, कहीं से थोड़ी ना काटेगा, वो वहीं से काटेगा। अब देखो इसकी भी एक सीक्वेंस होती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया GGTAC, जहाँ पर GGTAC मिलेगा डीएनए के ऊपर, वहाँ जाकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काट देगा, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हिंड सेकंड फंक्शनिंग डिपेंडेड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। इट वाज फाउंड दैट हिंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है, वो स्पेसिफिक साइट जो है, या बोल दो रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, या बोल दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जाके काटता है। 6 बेस पेयर की साइट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एक तो 1963 डेट, ठीक है, और दूसरा कि उसकी जो ना रेस्ट्रिक्शन साइट है वो 6 बेस पेयर की है। 6 बेस पेयर की रेस्ट्रिक्शन साइट है किसकी, हिंड सेकंड की, ठीक है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसी बेस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। फोर एंड सेक्शन बेसाइड हिंड सेकंड टुडे बी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हिंड सेकंड के अलावा आज हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से। मतलब 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आज हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल चुके हैं। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। हम बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं, और ठीक है ना, और बहुत एडवांस हो चुकी है ना। जितने भी आप देखते हैं आसपास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, वेरी वाइड एप्लीकेशन है आज, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में यह बताना चाहता है, ठीक है। तो हमको डाटा ध्यान रखना है कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं, 230 स्ट्रेन होती बैक्टीरिया से निकाला गया है। 1963 के अंदर पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो देखा गया, ठीक है ना। और हिंड सेकंड जो है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। बस यही ध्यान रखना है। अब आगे समझो क्या लिखा है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एनिमल। अब देखो साइंटिस्ट ने इनकी नेमिंग करी है, एक स्टैंडर्ड नेमिंग है, तरीका है मतलब नेमिंग करने का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। हिंड सेकंड हिंड थर्ड इनका नाम कैसे रखा जा रहा है, उसका एक फिक्स पैटर्न बना दिया है। क्या कि उन्होंने उनको जो नाम है वो एक इस तरीके से लिखा है कि एस्केरियाई कोलाई RY13 मान लो, या बोलो इको R1, वो भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इको R1। तो उन्होंने एक रूल बनाया है कि जो पहले दो लेटर होंगे ना, पहला जो लेटर होगा तुम्हारा है ना, वो जीनस को बताएगा। पहला जो लेटर होगा वो किसको बताएगा, जीनस को बताएगा। यानी कि एस्केरियाई, E4 एस्केरियाई। तो जो एस्केरियाई टर्म है ना इको R1 के अंदर, तो इको R1 जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो उसके अंदर जो ई है, ई से क्या मतलब होता है, एस्केरियाई। तो एस्केरियाई कोलाई का जो ई है ना, ई वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगले दो लेटर जो हैं CO कोलाई, वो क्या दिखा रहा है, वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो आर लिखा है, आर जो है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है वो। और आर स्ट्रेन का भी कौन सा
पहला ध्यान रखना। तो द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस। पहला जो लेटर का नाम आएगा वो जीनस से आएगा। तो अगले दो जो होंगे, जो सेकंड दो लेटर मतलब सेकंड टू लेटर मतलब पहले के बाद जो दूसरे होंगे, पहले के बाद जो दूसरे दो होंगे वो होंगे ना हमारे, वो हमारे को बताएंगे स्पीसीज के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो इको R1। इको R1 के अंदर एस्केरियाई कोलाई R/13 से आया ये नाम। किससे? एस्केरियाई कोलाई R/13। सुनना, इको R1 के अंदर जो लेटर है R, वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन से आया है, R स्ट्रेन। और रोमन नंबर के अंदर जो लिखा हुआ है, रोमन नंबर के अंदर 1, रोमन नंबर के अंदर फर्स्ट है, वो उनका डिस्कवरी ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारा, कि उनके अंदर आइसोलेट कब करेगा, डिस्कवर नहीं। जैसे कि हिंड सेकंड जो है वो डिस्कवर तो पहले कर लिया गया था, पर वो आइसोलेट नहीं हो पाया। मतलब साइंटिस्ट ने जब सेल देखा हिंड सेकंड, अब सवाल आता है कि हिंड सेकंड जो है, हिंड सेकंड वो तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, तो उसके अंदर तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि हिंड सेकंड सबसे पहले डिस्कवर यदि हुआ तो उसका नाम तो हिंड फर्स्ट होना चाहिए? नहीं, क्या है कि जो नेमिंग का जो सीक्वेंस है वो डिस्कवरी के बेसिस पर नहीं है, उसे आइसोलेट करने के बेसिस पर है। उसे आइसोलेट कब किया? तो हिंड सेकंड को हमने, साइंटिस्ट ने देख तो पहले ही लिया था, हिंड सेकंड को साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के अंदर देख तो पहले ही लिया था, पर उसे निकाल नहीं पाए थे, बैक्टीरिया के अंदर से निकाल नहीं पाए थे। उसे निकाला बाद में गया था, पहले हिंड फर्स्ट को निकाला गया, फिर हिंड सेकंड को निकाला गया, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी पहले हिंड सेकंड की हुई थी, ठीक है ना। तो रोमन नंबर फॉलोइंग नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो लार्जर क्लास के अंदर आते हैं। न्यूक्लियस यार दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बाहर से, एंड्स डीएनए, एंड्स ऑफ डीएनए से। वेरस एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो करते करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, अब अपन आगे बात करते हैं। हाँ, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए। वो ढूंढता है कि उसकी वो डीएनए सीक्वेंस कहाँ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कहीं से भी नहीं काट सकता डीएनए को, ध्यान रखना। वंस इट फाइंड इस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एक बार जब उसे उसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता पड़ जाएगी, इट विल बाइंड टू डीएनए, तुरंत वह डीएनए से बाइंड हो जाएगा और तुरंत काट देगा उसे, तुरंत बाइंड होगा और तुरंत, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, देयर आर टू गार्ड एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, उनकी बात चल रही थी, है ना। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। पूरी डीएनए सीक्वेंस पर लेंथ को इंस्पेक्ट करता है कि वो कहाँ है वो सीक्वेंस जहाँ से मुझे काटना है, ठीक है ना, डीएनए को। It find is specific or recognized. It will bind to DNA at country. Each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. sugar phosphate backbone से काटता है, ठीक है। Each restriction endonuclease recognize a palindromic sequence क्या होती है? आप इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, बात वही है, उसी को palindromic sequence कहते हैं, ध्यान रखना। उसी को हम क्या कहते हैं? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अभी दिखा रखा है, देखो 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 देखो, ये दिखा रखा है एनसीईआरटी, बिल्कुल एग्जाम्पल, ग्राफ दे, वो फिगर दे रखा है, देखो डायग्राम क्या कह रहा है। द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइड से करेगा। जैसे कि अभी इको R1 और इको R1 की साइड ध्यान रखनी है, GAATTC, क्या GAATTC, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री नीचे होती है CTTAAG, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है नीचे, है ना। ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, देखो ना हमारे, इधर से पढ़ो GAATTC, उस नीचे आओ फिर इधर से पढ़ो GAATTC, वही तो है। द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइड से कट करेगी, है ना। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें यदि हम, इको R1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसेज के बीच में कट करेगा इको R1, है ना। एंड G&A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए के अंदर, जब प्रेजेंट हुई सीक्वेंस, समझ आए। हाँ, अब वेक्टर डीएनए, मान लो कोई भी वेक्टर डीएनए है, हम आप उसकी बात करते हैं, तो उसके अंदर जो इको R1 की जो सीक्वेंस है उसकी यदि हम बात करें, इको R1 की सीक्वेंस होती है, एक फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस होती है, तो एक इको R1 की सीक्वेंस है, एक फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस है, बिल्कुल। अब क्या करेगा ये काटेगा, कहाँ से काटेगा? ये G और A के बीच से काटता है, कहाँ से काटता है? G और A के बीच से काटता है, ध्यान रखना। ये एंडोन्यूक्लियस है और G और A के बीच से काटता है, ध्यान रखना। सभी काटेगा जब GATTC होगा, ध्यान रखना। अब काट दिया, इधर से स्टिकी एंड बन गया, इधर से स्टिकी एंड होगा, ध्यान रखना। अब दो प्रकार से काटते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, समझो। यदि स्टिकी एंड कब है कि थोड़ा पहले काट रहा है, बिल्कुल बीच से थोड़ा हटके काट रहा है तो स्टिकी एंड है, बिल्कुल बीच से काट दे रहा है तो ब्लंट एंड है, वही बात की बात है। अब स्टिकी एंड होती है ना, वो दोबारा जोड़ने के अंदर काम आते हैं। जैसे अब अपन इसका काम क्या होगा समझो,
जब अपन प्लाज्मिड को काटेंगे ना, तो दोनों को जब मैंने उससे काटा ईगो R1 से, तो मेरी जीन भी ईगो R1 वाली जीन भी ईगो R1 से कटी होगी और प्लाज्मिड भी ईगो R1 से कटा होगा। तो जब मैं जीन को प्लाज्मिड में जोड़ूंगा ना, तो दोनों आसानी से फिर से जो होते हैं है ना, जुड़ जाते हैं। ठीक है। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? दोज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड, है ना, बोथ फॉरवर्ड, या बोल दो ये मलयालम, उधर से भी मलयालम। यस अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस, इन पैलिंड्रोम है ना डीएनए, है ना, डीएनए के अंदर बात चल रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये तुमको दिख रहा होगा। ठीक है ना। हाँ ये दिख गया। ठीक है। ये थी बात करना। तो डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर? क्या होते हैं पैलिंड्रोम? ये वह ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जैसे कि मलयालम है, आप इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, बात तो वही है। ठीक है। ठीक है ना। तो हम उनकी बात कर रहे थे। ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो वही हम बात करने वाले थे और वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो यदि हम मैं बात करूँ इनकी, यदि हम बात करें, तो रीडिंग इज केप्ट द सेम। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्टैंड। इधर से 5 डेज से 3 डेज पढ़ो, उधर से 5 डेज देखो, उधर से पढ़ो GATTC, उधर से पढ़ो GATTC, सीक्वेंस ध्यान रखना ईगो R1 ही है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए अ लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट की लिटल अवे यदि काट रहा है तो उसी को अपन क्या कह रहे हैं, है ना, बट बिटवीन द सेम टू बेसेज ऑन द अपोजिट स्टैंड दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन दे देता है एंड पे। देयर आर ओवर हैविंग स्ट्रेचेस कॉल्ड, जिन्हें स्टेकी एंड कहते हैं ऑन ईच स्टैंड। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज, इनको हमेशा बोलते हैं क्योंकि इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट को। दिस स्टेकीनेस इज द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का जो काम है उसे आसान कर देता है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? जोड़ेगा। पहले काटा था, अब जोड़ेंगे। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें, सुनना, यदि मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूं तो वो कट करेगा डीएनए को अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसेज ऑन द अपोजिट स्टैंड पे, ध्यान रखना। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन रख देता है। ठीक है। और डीएनए लाइगेज, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए लाइगेज जो है आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources of genome when cut by same restriction enzyme. The resultant DNA fragment have the same kind of sticky end. These can be joined together end to end using DNA ligase से join करो, आपका काम हो जाएगा। बस वही तो बात है।